हमारा जो पहला टॉपिक दैट इज डिक्शनरी फंक्शंस। तो पहला जो फंक्शंस हम पिछले क्लास में देखा था उसके बाद से हम शुरू करते हैं। दैट इज पॉप एंड पॉप आइटम। दो फंक्शन अभी बाकी है। पॉप आइटम, तो दैट इज डिक्शनरी से हमको अगर वैल्यू रिमूव करना है और डिलीट करना है तो हमको ये दो फंक्शन चाहिए। ओके, तो पिछले क्लास में तो हमने देखा था कि हम वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकता हूँ और इंसर्ट और अपडेट और चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए तो फंक्शन हमने देखा था। तो आज हमको देखना है कि वैल्यू कैसे रिमूव करना है। दैट इज रिमूविंग और डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी। ओके, दैट इज रिमूविंग एंड डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी। और इसके बाद हम स्ट्रिंग का फॉर्मेट फंक्शंस देखेंगे। तो स्ट्रिंग को अगर हम टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो एक अच्छा फॉर्मेट से हम इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। दैट इज टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट, तो हम ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट फंक्शन से यूज कर सकता हूँ जाते कि हम मैनर में हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकता हूँ। और इसके बाद हम डिक्शनरी रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, डिक्शनरी रिलेटेड प्रोग्राम्स। एंड उसके बाद हम पाइथन का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहला है डिक्शनरी पॉप एंड पॉप आइटम फंक्शन। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। दैट इज डी इक्वल्स टू से टीवी कोलन 5000 एंड कॉमा से cd कोलन 200 एंड से प्रिंटर कोलन 6000। ओके, तो ये एक डिक्शनरी, यहाँ पर टीवी, सीडी एंड प्रिंटर है तीन कीज एंड 5000, 200 एंड 6000 है तीन वैल्यूज। तो अब हम इस डिक्शनरी से आइटम और की वैल्यू पेयर, जिसको हम बोलता हूँ दैट इज आइटम, इसको हम रिमूव करना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर दो फंक्शन है। वन इज पॉप एंड नंबर 2 इज पॉप आइटम। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिस्ट जब हम किया था तो लिस्ट के अंदर भी पॉप नाम का एक फंक्शन था। तो वहाँ पर हम दो टेक्निक में हम पॉप को यूज कर सकते थे। लिस्ट के लिए हम इंडेक्स पास कर सकते थे और विदाउट इंडेक्स भी पास कर सकते थे। लेकिन अभी डिक्शनरी में यहाँ पर की बोलना होगा। ओके, विदाउट की यहाँ पर हम पॉप को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ और पॉप को कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम अगर प्रिंट बोला कि डी डॉट पॉप, तो यहाँ पर की बोलना पड़ेगा। ओके, तो अगर पॉप के ऊपर माउस रखो तो इसका जो ये सिग्नेचर दिखा रहा है फंक्शन का, दैट इज की पास करना होगा। और अगर विदाउट की पास कर दिया तो ये टाइप एरर दे देगा। दैट इज पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट बट गॉट 0। ओके, तो यहाँ पर ये की मैंडेटरी है, की देना ही होगा। तो अगर की नहीं मिला तो भी एरर देगा। मतलब अगर कोई ऐसा की बोल दिया कि 1000, तो ये तो की नहीं है यहाँ पर, तो अभी ये एरर देगा। ओके, तो ये फिर से चला जाऊँ, तो अभी ये एरर दे रहा है कि की एरर बोल रहा है। ओके, तो अब इसको हम रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये जो की एरर दे रहा है इसको हम रिजॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर एक कॉमा देकर एक आर्गुमेंट भी हम बोल सकता हूँ, ये डिफॉल्ट। ओके, ये डिफॉल्ट नाम का एक आर्गुमेंट है, तो इसको हम बोल सकता हूँ। तो यह स्ट्रिंग आर्गुमेंट हम कोटेशन देकर बोल सकता हूँ कि की नॉट प्रेजेंट। मतलब अगर ये की नहीं है तो पाइथन ये मैसेज को दिखा देगा और अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर की नहीं है तो ये मैसेज आएगा
और अगर की है तो उस की का जो वैल्यू वो दिखाएगा, तो अब ये मैसेज नहीं आएगा। तो अब ये मैसेज आएगा क्योंकि ये 1000 की यहाँ पर नहीं है। ओके, की नॉट प्रेजेंट, अब कोई एरर नहीं आएगा। तो ये फैसिलिटी सिर्फ डिक्शनरी में ही है, ये लिस्ट का जो पॉप फंक्शन वहाँ पे नहीं है। ओके, ये सिर्फ डिक्शनरी का पॉप में है। तो यही है लिस्ट का पॉप एंड डिक्शनरी का पॉप का डिफरेंस, कि लिस्ट का पॉप में यहाँ पर इंडेक्स भेजना पड़ता था और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसा बोलने का ऑप्शन वहाँ पर नहीं था। लेकिन डिक्शनरी का पॉप में ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम भेज सकता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हमने जो अगर ऐसा की बोला कि वो की यहाँ पर है तो उसका वैल्यू देगा। मतलब अगर यहाँ पर CD बोला तो CD तो यहाँ पर है, तो अब यह मैसेज नहीं आएगा, इसका वैल्यू आएगा, दैट इज 200। इट इज 200। ओके, तो ऐसा करके हम पॉप करके आइटम को रिमूव कर सकता हूँ। तो हमने तो CD रिमूव कर दिया। अगर प्रिंट D बोल रहा हूँ तो ये CD एंड 200 ये जो आइटम, ये आइटम पूरा डिलीट हो जाएगा और रहेगा TV एंड प्रिंटर। और अगर फिर से पॉप कॉल किया, ओके, और यहाँ पर बोल रहा हूँ जैसे प्रिंटर, तो प्रिंटर तो की यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ये कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। और प्रिंटर एंड 6000 ये जो आइटम ये डिलीट हो जाएगा। ओके, ये डिलीट हो गया। और अगर फिर से प्रिंट करके D को दिखाऊं तब इसको दिखा देगा। तो प्रिंटर का वैल्यू को दिखा दिया 6000, और यहाँ पर प्रिंट D कर रहा हूँ। अब ये TV एंड 5000 यही रह गया क्योंकि बाकी दो आइटम हमने डिलीट कर दिया। ओके, तो ऐसा करके हम पॉप करके डिक्शनरी से आइटम को रिमूव कर सकता हूँ। तो पॉप में हमको की देना पड़ेगा। ओके, और जो सेकंड फंक्शन दैट इज पॉप आइटम, तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट देने का ऑप्शन नहीं है, विदाउट आर्गुमेंट ही हमको कॉल करना होगा, दैट इज पॉप आइटम। नेक्स्ट फंक्शन इज पॉप आइटम। तो इस पॉप आइटम नाम ऐसा क्यों दिया गया? तो हमने अभी तक जो देखा था कि हम आइटम किसको बोलता हूँ। ओके, यहाँ पर आइटम किसको बोलते हैं कि की वैल्यू पेयर, इसको बोलते हैं कि आइटम। ओके, की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड आइटम। तो पॉप आइटम में कोई आर्गुमेंट नहीं है, तब पाइथन क्या करेगा, मतलब कौन सा आइटम को डिलीट करेगा? ये पहला और मिडिल और लास्ट कौन सा आइटम डिलीट होगा? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होता है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, दैट इज यहाँ पर आइटम विल बी डिलीटेड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। मतलब लास्ट में जो आइटम है वही आइटम पहले डिलीट होगा। मतलब अभी अगर डिलीट करूँ तो प्रिंटर डिलीट होगा। ये पॉप को हटा देता हूँ। ओके, मतलब अभी अगर ऐसा कॉल करूँ कि पॉप आइटम, तो अब कौन सा आइटम डिलीट होगा? मतलब ये प्रिंटर एंड 6000। ओके, यहाँ पर आइटम है, आइटम्स नहीं। ओके, इसका मतलब एक ही आइटम डिलीट होगा। आइटम का मतलब क्या? ओनली वन आइटम विल बी डिलीटेड। ओके, वन आइटम विल बी डिलीटेड। तो इसका पहले हम जो एक फंक्शन देखा था दैट इज आइटम्स। ओके, यहाँ पर प्रिंट d डॉट आइटम्स। ओके, यहाँ पर हम अगर देखो अच्छी तरह से कि यहाँ पर एक s है इस फंक्शन में, दैट इज आइटम्स, लेकिन यहाँ पर आइटम है, कोई s नहीं। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है कि आइटम्स का मतलब सारे आइटम, मतलब डिक्शनरी पे जितना आइटम है
सभी आइटम को वो उठा के दे देगा। यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, सिर्फ हम एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन सभी आइटम को एक साथ वो हमको रिटर्न करेगा, इसीलिए आइटम्स है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर है आइटम, मतलब एक एक करके आइटम डिलीट होगा। ओके, एट ए टाइम एक ही आइटम डिलीट होगा। ओनली वन आइटम विल बी डिलीटेड एट ए टाइम। तो यही है दोनों का डिफरेंस। और अगर ये आइटम को डिलीट कर दिया तो अब प्रिंट डी कर रहा हूँ, तो अब ये सिर्फ पहला दो आइटम रहेगा, दैट इज टीवी एंड सीडी। ओके, अब ये एट्रीब्यूट यहाँ पर बोल रहा है कि डी डॉट पॉप आइटम, यहाँ पर आइटम्स होगा। ओके, तो इसीलिए ये ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज को मिस हो गया था, तो ये डी डॉट आइटम्स। ओके, तो डी डॉट आइटम्स तो डिक्ट आइटम्स रिटर्न करता है, इसीलिए ये पूरा आइटम्स का लिस्ट दिखा दिया। ओके, तो इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं, इसको अभी डिलीट कर दिया। ओके, तो अब हमारा डिक्शनरी में क्या रहेगा, दैट इज टीवी एंड सीडी। तो ये लास्ट आइटम डिलीट हो चुका है। और अगर फिर से डी डॉट पॉप आइटम करूँ, ओके पॉप आइटम, और फिर से प्रिंट और डी करूँ, तो अब कौन सा डिलीट होगा, ये CD एंड 200 ये डिलीट हो जाएगा। और अब रह जाएगा TV एंड 5000। इस पॉप आइटम के ऊपर हम माउस रख सकता हूँ और ये क्लियर बताएगा। ये जो रिटर्न करता है एक टपल ऑफ की वैल्यू पेयर। ओके, ये पॉप आइटम ऐसा रिटर्न करता है। ओके, तो अभी तो हमने रिटर्न वैल्यू को चेक नहीं किया, वो भी चेक करता हूँ। तो ये बोलता है कि रिमूव एंड रिटर्न ए की वैल्यू पेयर एज ए टू टपल, मतलब की वैल्यू पेयर को वो रिमूव करेगा एज ए टपल फॉर्म। तो वो अभी देख रहा हूँ कि वो कैसे रिटर्न कर रहा है। और इसके बाद जो बोल रहा है कि पेयर्स आर रिटर्न इन लीफो फॉर्म। ओके, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने अभी तक जो बोला था कि लास्ट में जो आइटम है वही पहले रिटर्न होगा। ओके, और अगर डिक्शनरी एम्प्टी है तो की एरर रिटर्न करेगा। ओके, तो ये भी चेक कर रहा हूँ ये कैसा एरर रिटर्न करता है। तो अभी हमको चेक करना है रिटर्न वैल्यू। अभी तो हमने रिटर्न वैल्यू को चेक नहीं किया, डायरेक्ट हमने पॉप आइटम को कॉल कर दिया। ओके, और ये अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकता हूँ और प्रिंट के अंदर भी दे सकता हूँ डायरेक्ट। ओके, दैट इज यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ। ओके, दैट इज वैल्यू पॉप्ड। ओके, यहाँ पर वैल्यू पॉप्ड पॉप आइटम, और यहाँ पर भी ओके वैल्यू पॉप्ड पॉप आइटम। तो अब हम इसका रिटर्न वैल्यू को चेक कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर है प्रिंटिंग। ओके, तो आप दिखा दिया कि वैल्यू पॉप्ड, ये प्रिंटर कॉमा 6000, एंड इसके बाद वैल्यू पॉप्ड CD कॉमा 200, मतलब एक टपल फॉर्म में ये आइटम को रिटर्न कर रहा है। ओके, आइटम के अंदर की एंड वैल्यू ये दोनों को एक साथ रख दिया इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, तो ये रिमूव भी कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। इसके लिए हम प्रिंट के अंदर ये डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसा करके अगर फिर से एक बार कॉल किया तो डिक्शनरी पूरा रिमूव हो जाएगा, मतलब पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। डिक्शनरी पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ये डिक्शनरी एम्प्टी हो गया। तो अगर फिर से इसको कॉल करूँ तो अब वो एरर देगा। ओके, अब तो डिक्शनरी एम्प्टी हो गया, तो अब तो कुछ आइटम हम पॉप नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो अब एरर देगा, दैट इज की एरर, डिक्शनरी इज एम्प्टी। डिक्शनरी एम्प्टी हो चुका है,
अभी हम किसी भी आइटम रिमूव नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो यही है डिक्शनरी से वैल्यू रिमूव करने का और आइटम रिमूव करने का दो फंक्शन, दैट इज पॉप एंड पॉप आइटम। तो पॉप में हमको की बोलना पड़ेगा, और अगर की नहीं है तो वो एरर देगा, की एरर। और अगर की एरर को हम रिमूव करना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो हम कॉमा देकर एक डिफ़ॉल्ट मैसेज बोल सकता हूँ। वही मैसेज जो डिस्प्ले कर देगा अगर वो की नहीं है। और पॉप आइटम में तो कोई आर्गुमेंट पास करने का ऑप्शन नहीं है, विदाउट आर्गुमेंट ये कॉल करना होगा, और ये डिलीट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लीफो ऑर्डर। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में ये आइटम को डिलीट करेगा, मतलब लास्ट में जो आइटम है वो पहले रिमूव होगा, और एट ए टाइम एक ही आइटम हम रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो यही है डिक्शनरी का पॉप एंड पॉप आइटम। ओके, तो और भी फंक्शन है यहाँ पर डिक्शनरी का, एक लास्ट फंक्शन, ओके, दैट इज फ्रॉम कीज। ओके, ये फ्रॉम कीज ऐसा एक फंक्शन है, तो ये भी हम यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका काम क्या है, तो सपोज एक डिक्शनरी है, एक एम्प्टी डिक्शनरी और एक लिस्ट है। ओके, तो लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू है, दैट इज 10, 20, 30। ओके, तो और हम एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ जिसका की होगा ये 10, 20, 30। ओके, और उसका वैल्यू होगा अदर, अगर हमने वैल्यू नहीं बोला तो वैल्यू हो जाएगा नन। ओके, और अगर वैल्यू दिया तो सभी के लिए सेम वैल्यू होगा। ओके, तो अगर ऐसा एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ तो हम ये फ्रॉम कीज यूज कर सकता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर जो होगा कि हमने अगर ऐसा बोला कि हमारा पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ओके, और एक लिस्ट है, और हम एक ऐसा डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ जिसमें की होगा ये 10, 20 एंड 30, और इसका वैल्यू होगा, अगर हमने वैल्यू नहीं बोला तो नन हो जाएगा। ओके, मतलब ऐसा होगा कि 10 कोलन नन, 20 कोलन नन एंड 30 कोलन नन। ओके, ऐसा एक डिक्शनरी बनेगा अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया तो, और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया तो ये हो जाएगा ऐसा कि 10 कोलन, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया 1000 तो 10 कोलन 1000, कॉमा 20 कोलन 1000 और 30 कोलन 1000, मतलब सभी का वैल्यू सेम होगा। और की क्या होगा, ये लिस्ट के अंदर जो जो आइटम है वही हो जाएगा की। ओके, तो समटाइम्स किसी भी सिचुएशन में ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हमारा की होगा एक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो, और इसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो कॉमन वैल्यू होगा। ओके, तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन पड़ता है जब हम ऐसा डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए हम ये डी जो एम्प्टी डिक्शनरी, इसके बाद कॉल करना है डी डॉट फ्रॉम कीज, और इसके अंदर पास करना है एक लिस्ट, मतलब इटरेबल। ओके, तो ये एल पास कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक नया डिक्शनरी रिटर्न करता है, तो ये हम डी के अंदर भी रख सकता हूँ, डी इक्वल टू डी डॉट फ्रॉम कीज, ऐसा लिखना है। तो ये करने से क्या होगा, ये पहला जो लिखा इस ऐसा आउटपुट होगा। ओके, इसका आउटपुट हो जाएगा ऐसा। और अगर हमको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है तो हम ऐसा कॉल कर सकता हूँ कि डी इक्वल टू डी डॉट फ्रॉम कीज एल
कॉमा 1000, तभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास हो जाएगा और तब हमारा आउटपुट होगा ये सेकेंड जो लिखा है ऐसा। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने से ये नीचे ये आउटपुट होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देने से ये ऊपर वाला हो जाएगा, नान हो जाएगा। तो अब इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो हमने ये एम्प्टी डिक्शनरी लिया है और ये लिस्ट के अंदर है ये 3 आइटम, और लिखता हूँ कि d इक्वल टू d डॉट फ्रॉम कीज, और इसका आर्गूमेंट है इटरेबल। ओके, मतलब लिस्ट टापल सेट डिक्शनरी स्ट्रिंग कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी इटरेबल है। तो हम फ्रॉम कीज बोल दिया और हमने ये लिस्ट भेजा दिया। ओके, ये लिस्ट पास कर दिया और ये फ्रॉम कीज रिटर्न करता है एक डिक्शनरी। ओके, एरो देकर ये डिक्ट बोल रहा है। ओके, डिक्शनरी, और इसका आर्गूमेंट है 2 आर्गूमेंट, पहला है इटरेबल और दूसरा है वैल्यू, ये ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट नॉन है। ओके, बोल रहा है कि क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी विथ कीज फ्रॉम द इटरेबल एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू। ओके, तो वैल्यू हम जो सेट करूँगा वही होगा और अगर वैल्यू नहीं दिया तो नॉन हो जाएगा। ओके, और ये एक नया डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, इसके लिए हम डी में ही स्टोर कर दिया। और अगर इसको डिस्प्ले करूँ डी को, तो अब क्या करेगा, ये नॉन आएगा, वैल्यू में नॉन आएगा। ये 10 कोलन नॉन, 20 कोलन नॉन, सभी नॉन कर दिया। और अगर हमने कॉमा देकर वैल्यू बोल दिया तो हम बोल भी सकता हूँ 1000 बोल दिया, तो सभी के लिए वैल्यू हो जाएगा 1000। ओके, तो अब ये जो लिस्ट बना है हमने, ये हम किसी भी इटरेबल तो पास कर सकता हूँ। हमने तो बोला कि मतलब हम एक स्ट्रिंग बोल सकता हूँ से पाइथन। ओके, स्ट्रिंग तो इटरेबल है, मतलब यहाँ पर हर कैरेक्टर हो जाएगा की। ओके, यहाँ पर अगर चला तो ये हर कैरेक्टर हो गया की, p कोलन 1000, y कोलन 1000, t कोलन 1000। ओके, ऐसा करके हम स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये हमको ज़रूरत पड़ता है जब की डिफरेंट होगा लेकिन इसका वैल्यू कॉमन होगा, ऐसा सिचुएशन में हम ये यूज़ करता हूँ। ओके, और हम टपल भी बोल सकता हूँ, डिक्शनरी कुछ भी बोल सकता हूँ, और रेंज भी बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक रेंज बोल सकता हूँ जो क्या करेगा, 1 से 30 तक एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बना देगा। ओके, मतलब से रेंज ऑफ 1 कोलन 30। ओके, 31 कर देता हूँ, 1 से 30 तक एक रेंज ऑफ नंबर बना देगा। ओके, सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब 1 से लेकर 30 तक हो जाएगा की। ओके, और इसका वैल्यू होगा 1000। तो अगर ऐसा टाइप हम कर रहा हूँ तो टाइप करने के लिए तो टाइम लगेगा। ओके, 1 कोलन 1000, 2 कोलन 1000, ऐसा करने के लिए तो टाइम लगेगा। 1 कोलन 1000, कॉमा 2 कोलन 1000, कॉमा 3 कोलन 1000, ऐसा करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कोई ज़रूरत नहीं, तो हम क्या किया कि रेंज अप्लाई कर दिया। तो ये भी तो इटरेबल है। ओके, रेंज भी इटरेबल है, तो हम ये भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो हम अगर इसको चला तो ये रेंज में ये 1 से लेकर 30 तक हमारा डिक्शनरी बना दिया। ओके, 1 से लेकर 30 तक होगा की और सभी के लिए 1000 वैल्यू हो गया। ओके, यहाँ पर हम देख सकता हूँ ये पूरा 30 तक की बना दिया और सभी के लिए वैल्यू हो गया 1000। ओके, तो ऐसा सिचुएशन में हम इस टेक्निक में ये फ्रॉम कीज से डिक्शनरी बना सकता हूँ। ओके, तो यही है हमारा फ्रॉम कीज। ओके, तो यही है हमारा डिक्शनरी का फंक्शंस। और अब हम देखूंगा स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट फंक्शंस था,
वो पहले देखना है, और इसके बाद हम डिक्शनरी रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स लिखूंगा। ओके, और पहले देख लेते हैं कि स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट फंक्शन। ओके, तो स्ट्रिंग का फॉर्मेट फंक्शंस का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सपोज तो यहाँ पर एम्प्लॉय का कुछ डेटा है, हम इसको टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल हम ऐसा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, से नेम, और टैब देकर डिपार्टमेंट, और टैब देकर सैलरी, और यहाँ पर एक अंडरलाइन होगा, और नीचे आएगा ये एम्प्लॉय का नेम्स और उसका डिपार्टमेंट सैलरी। मतलब और जो है सेल्स, इसका सैलरी 1000, 10,000, और भी जो है फिनेंस, इसका सैलरी है 60,000। ओके, ऐसा करके। तो यहाँ पर जो देख रहा हूँ, ये जो फिनेंस हमने लिखा, इसका तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये तो 3 कैरेक्टर है यहाँ पर, और सेल्स में है 5 कैरेक्टर। ये तो दोनों सेम नहीं है। तो यह अगर हमने जो पिछले क्लास में दिखाया था, टैब यूज करके दिखाया था, तो यहाँ पर हमने जो किया है कि 2 टैब यूज किया है। एक टैब से नहीं हो रहा है, 2 टैब लग रहा है। लेकिन पहला जो सेल्स था, इसमें एक टैब से ही हो जा रहा था। ओके, अगर 2 टैब दे दिया तो ये तो 10,000 यहाँ पर चला जाएगा। ये तो अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगा। यही है टैब का प्रॉब्लम। मतलब अगर किसी कॉलम में जो हम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका विड्थ सेम नहीं है, तभी ये प्रॉब्लम करेगा। मतलब हम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना टैब देना है। ये तो हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकता। मतलब एक टैब देना है और मल्टीपल टैब देना है, कि 1 बैकस्लैश टी दूं, क्या 2 टी देना है, क्या किसी में 3 टैब देना होगा। ये तो हम ये रन टाइम में तो ये तो हम काउंट नहीं कर सकता। ओके, कि कितना टैब देना है, तो ये तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए टी देकर ये टेबुलर फॉर्म में, अच्छा फॉर्मेट में प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, तो ये अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, अलाइनमेंट उल्टा पल्टा हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट फंक्शन यूज करता हूँ। तो ये हम टेस्ट भी करके देख सकता हूँ। दैट इज से नेम कर दिया, और जो है एंड पहला डिपार्टमेंट ऐसे सेल्स, और इसके बाद सैलरी है से 10,000 कर दिया, और ये भी कॉपी कर दिया। ओके, तो यहाँ पर है नेम 1, डिपार्टमेंट 1, सैलरी 1। ओके, और यहाँ पर अगर प्रिंट करके दिखाऊं कि पहला है नेम, और कॉमा देकर यह तो हेडिंग होगा, पहले तो एक हेडिंग देना होगा। ओके, हेडिंग दे दिया, और उसके बाद डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद सैलरी, और यहाँ पर एक अंडरलाइन होगा, दैट इज अंडरलाइन। ओके, और उसके बाद ये वेरिएबल का कंटेंट दिखाना होगा, दैट इज पहले नेम, और उसके बाद रहेगा टी। तो हम तो नहीं जानता हूँ कि कितना टी देना होगा, हमने एक ही टी दिया है, और कॉमा देकर होगा डिपार्टमेंट, और यहाँ पर भी एक ही टी दे दिया, और इसके बाद हमको नेम 1 दिखाना है, दैट इज यहाँ पर होगा नेम 1 और डिपार्टमेंट 1, एंड यहाँ पर होगा सैलरी, और यहाँ पर होगा सैलरी 1, और हमने सभी के लिए एक ही टी दिया है। और अब चेक करता हूँ ये कैसे हो रहा है। ओके, यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, इसको पहले दिखा दिया, कि इसको हम यहाँ पर दिखा दिया। ओके, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी,
और उसके बाद सैलरी 1। और ये ऑजॉय पर चेंज कर देता हूँ, बीजॉय एंड फाइनेंस कर दिया। ओके, ये नीचे भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कर दिया 20,000। अगर इसको चला तो अब ये सेल्स फिनेंस अभी तक ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो है कि ऑजॉय एंड बीजॉय, ये जो अभी नाम है तो एक टैब से ये चल रहा है। ये कोई स्पेस यहाँ पर ठीक ही है, इसमें स्पेस एडजस्ट हो गया। इस यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पर एडजस्ट हो गया ये बैकस्लैश टी में। ओके, तो अगर हमने ऐसा कर दिया कि ये ऑजॉय में थोड़ा, और ये जो नाम है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दैट इज बीजॉय कुमार कर दिया। तो अगर इसको चला तो अब क्या हो गया, ये बीजॉय कुमार नाम को ऐसा बड़ा करने से ये इसका बाद जो डिपार्टमेंट का जो कॉलम था ये भी चेंज हो गया, मतलब अलाइनमेंट चेंज हो गया। तो हमको तो पता नहीं है कि यूज़र कितना बड़ा नाम देगा। तो पहले तो एक तो हमको एज्यूम करना है कि पर कॉलम में कितना मैक्सिमम कैरेक्टर रह सकता है, तो ये हम पहले बता दूंगा। तो अगर वो भी बता दिया तो भी ये एडजस्ट नहीं होगा। ओके, मतलब हम अगर ऐसा सोच के ये पहला वाला नेम में 2 बैकस्लैश टी दे दिया, ओके, तो लेकिन जो सेकेंड नाम होगा तो सेकेंड नाम में तो अगर 2 बैकस्लैश टी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसका नाम तो बड़ा है। तो अगर इसको चला तो अभी ये ठीक नहीं हो रहा है, ये 2 बैकस्लैश टी से भी नहीं ठीक हो रहा है, और भी एक बैकस्लैश टी देना होगा। तो फिर से चलाता हूँ, तो अब ये ठीक हुआ है। तो लेकिन ये तो रन टाइम में एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर कितना बैकस्लैश टी दूंगा, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर तो हमने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसके लिए हम पता कर सकता हूँ कि कितना बैकस्लैश टी देना है। तो रन टाइम में ये करना पॉसिबल नहीं है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट फंक्शन। ओके, यहाँ पर ऐसा कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम ये अच्छी तरह से ये अलाइनमेंट को परफेक्ट अलाइनमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी देखना है ये फॉर्मेट फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो अब इसको ऑफ कर दिया और ये वैल्यू को रख दिया। ये हम इसके बाद ही डिस्प्ले करूँगा फिर से। तो पहले इसका जो सिंटैक्स इसको देख लेता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग का फॉर्मेट फंक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन के अंदर हम कुछ आर्गुमेंट पास करूँगा और स्ट्रिंग जो पोर्शन होगा उसके अंदर देना है ये पोर्शन, दैट इज ये ब्रेस के अंदर कुछ पैरामीटर होगा। ओके, मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या करना होगा कि हम एक स्ट्रिंग लूँगा, दैट इज कोटेशन डॉट देकर हम फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करूँगा, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग फंक्शन है। इसके लिए कोटेशन का मतलब स्ट्रिंग, डॉट देने से ये फॉर्मेट आ जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि आर्ग्स। ओके, तो हम फॉर्मेट के अंदर आर्गुमेंट दूंगा। आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पर 3 आर्गुमेंट है, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, ये हमारा 3 आर्गुमेंट। और अब ये कोटेशन के अंदर क्या रहेगा, कोटेशन के अंदर ब्रेस देना होगा। ओके, ब्रेस ओपन एंड क्लोज। तो कितना ब्रेस ओपन क्लोज होगा, यहाँ पर जितना आर्गुमेंट है उसका सेम नंबर ऑफ ब्रेस ओपन क्लोज कर सकता हूँ और उससे कम भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। यही है कंडीशन। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेस ओपन क्लोज होगा 3। ओके, 3 ब्रेस ओपन क्लोज कर सकता हूँ मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर और भी एक और भी एक। ओके, इससे कम भी कर सकता हूँ। ओके, कुछ नहीं भी कर सकता हूँ। ओके, 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, लेकिन 4 करने से नहीं चलेगा। अगर 4 कर दिया तो इमीडिएटली एरर आएगा। ओके, तो अब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा, दैट इज एस इक्वल टू लाइक दिस। और अगर इसको चलाऊँ तो ये इमीडिएटली एरर देगा
क्योंकि बोल रहा है कि इंडेक्स एरर, बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट टपल। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नेम डिपार्टमेंट सैलरी ये एक टापल का फॉर्मेट में है। ओके, ये एक टापल फॉर्म में है, मतलब ये जो नेम ये प्लेस, इसका वैल्यू प्लेस होगा पहला ये ब्रेस के अंदर, और डिपार्टमेंट का वैल्यू प्लेस होगा सेकेंड ब्रेस के अंदर, और सैलरी का वैल्यू प्लेस होगा थर्ड ब्रेस के अंदर, और फोर्थ जो ब्रेस हमने दिया है इसके अंदर तो प्लेस करने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज, मतलब यहाँ पर जो है 0 1 2 ये जो टापल है इसका इंडेक्स क्या है, नेम का इंडेक्स 0, डिपार्टमेंट का 1 एंड सैलरी का 2। 3 ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन हमने ब्रेस दे दिया 4, इसमें क्या हो गया, लास्ट ब्रेस का इंडेक्स हो गया 3, 0 1 2 3। तो इसीलिए बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज। ओके, 3 ऐसा कोई इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम हम 3 ब्रेस यहाँ पर बोल सकता हूँ, उसके ज़्यादा नहीं। तो एक ब्रेस हमने हटा दिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक ही चलेगा। ओके, तो इससे हम कम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कम भी दे सकता हूँ, 1 2 3 कुछ नहीं भी दे सकता हूँ तभी चलेगा। ओके, 1 कर दिया तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1 भी नहीं दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ काम नहीं होगा, अगर ब्रेस ही नहीं दिया तो कुछ काम तो नहीं होगा, तो ब्रेस तो देना ही होगा, लेकिन सिंटैक्टिकल ये करेक्ट है। तो एनीवे हम यहाँ पर 3 ब्रेस दे देता हूँ, तो जितना ब्रेस दूंगा उसका वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, मतलब अगर यहाँ पर 2 ब्रेस दिया तो सिर्फ नेम एंड डिपार्टमेंट डिस्प्ले होगा, और अगर 1 ब्रेस दिया तो सिर्फ नेम डिस्प्ले होगा, डिपार्टमेंट सैलरी डिस्प्ले नहीं होगा। यही इसका लॉजिक है। ओके, तो अब हम तीनों को ही डिस्प्ले करना होगा, इसके लिए हम तीनों ही ब्रेस दे दिया। ओके, तो अब अगर इसको डिस्प्ले कर दूं तो डिस्प्ले तो हो जाएगा, लेकिन कोई अलाइनमेंट नहीं होगा। प्रिंट एस कर दिया तो अब ये डिस्प्ले तो हो जाएगा, ये अजॉय सेल्स 10,000 ये दिखा देगा, लेकिन कोई स्पेस नहीं है इस ये जो फील्ड्स है, तीनों फील्ड्स, इस फील्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्पेस बाद में दे दूंगा। और ऐसा करके हमको एक और स्ट्रिंग बनाना होगा जहाँ पर नेम 1 होगा, डिपार्टमेंट 1 एंड सैलरी 1, और ये फिर से इसको दिखाऊंगा। ओके, ये सभी को दिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई स्पेस नहीं है, ये हम बाद में एडजस्ट कर लूँगा। और अगर ये ब्रेस को हटा के दिखाता हूँ पहले, ये 2 ब्रेस, ये 1 ब्रेस को हटा दिया, मतलब सिर्फ नेम एंड डिपार्टमेंट अभी प्रिंट होगा। अगर इसको चला, सिर्फ नेम एंड डिपार्टमेंट आया है, अजॉय सेल्स एंड विजय कुमार। ओके, यहाँ पर विजय कुमार है एंड फिनेंस। ओके, ये नेम एंड डिपार्टमेंट। और अगर 1 ब्रेस कर दिया तो सिर्फ नाम आएगा, अजय एंड विजय कुमार। ओके, तो यही है ब्रेस का सिग्निफिकेंस, जितना ब्रेस दूंगा उतना फील्ड डिस्प्ले होगा। ओके, तो हमको तो सभी फील्ड चाहिए, तो सभी ब्रेस हमने डिस्प्ले कर दिया। ओके ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट काम है ये सभी जो फील्ड्स हैं, इस फील्ड्स के बीच में परफेक्ट स्पेस देना। तो अब आता हूँ उसके लिए जो सिंटैक्स वहाँ पर। तो अब ये जो ब्रेस दिया है इसके अंदर हमको ये पैरामीटर देना है। तो ये जो पैरामीटर हम दूंगा, टोटल 5 पैरामीटर है, पोजीशन, फिल, अलाइनमेंट, विड्थ एंड कॉमा। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स हैं ये दोनों पोर्शन में डिवाइड किया गया। तो ये जो कोलॉन है, कोलॉन का लेफ्ट साइड का एक पोर्शन एंड राइट साइड का पोर्शन,
तो अगर ये कोलन हमने नहीं दिया, सिर्फ एक नंबर दे दिया, ओके 1 2 3 4 ऐसा कुछ, सभी में नंबर ही देना होगा, ओके ये कॉमा को छोड़ के और ये अलाइनमेंट को छोड़ के, ओके और ये फिल में भी हम कुछ कैरेक्टर दे सकता हूँ, ओके यहाँ पर जो पोजीशन होगा और विड्थ होगा ये दोनों नंबर होगा, ओके और बाकी दोनों कुछ कैरेक्टर हो सकता है, बाद में दिखाता हूँ। तो अगर हमने एक नंबर बोल दिया और कोई कोलन नहीं दिया तो क्या होगा, पाइथन समझ लेगा कि वो पोजीशन है, ओके। तो पहले ये दिखाता हूँ कि ये पोजीशन का मतलब क्या। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि पहले तो हमने यहाँ पर जो ऑर्डर में बोला कि पहला नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद सैलरी, ऐसे ही ऑर्डर में आ रहा है। तो ये ऑर्डर हम चेंज कर सकता हूँ। तो वही काम है पोजीशन का। मतलब हम ऐसा कर सकता हूँ कि नेम सेकंड पोजीशन में आएगा और डिपार्टमेंट पहले आएगा, ऐसा कुछ। तो हम क्या करूँगा, ये नेम का जो इंडेक्स है यह है 0, ओके, डिपार्टमेंट का 1 एंड सैलरी का 2। तो हम ऐसे बोल सकता हूँ कि पहला ब्रेस में दे दिया 1, मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा, और मिडिल वाला जो ब्रेस यहाँ पर दे दिया 2, ओके 3 पैरामीटर है 0 1 2, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सैलरी आ जाएगा, और लास्ट में दे दिया 0, मतलब पहले डिपार्टमेंट, उसके बाद सैलरी, उसके बाद नेम आ जाएगा। और नीचे ये भी कर सकता हूँ, तो पहले ही करता हूँ। तो पहला रो चेंज हो जाएगा, ये पहले सेल्स आ गया, उसके बाद सैलरी आ गया, उसके बाद नेम आ गया, मतलब इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकता हूँ, ओके। तो यही काम है पोजीशन का। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि हम मैक्सिमम यहाँ पर 2 तक ही बोल सकता हूँ, क्योंकि 3 ऐसा कुछ इंडेक्स नहीं है। मतलब अगर हमें किसी बॉक्स पे कर दिया 3 तो अब इमीडिएटली एरर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 ऐसा कुछ इंडेक्स यहाँ पर नहीं है। अगर इसको चलाऊं तो फिर से इंडेक्स एरर दे दिया, ये सेम एरर, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज, ओके, क्योंकि 3 इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, ओके। ये तो पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने ऐसा बोला कि ये नंबर अगर किसी ब्रेस में बोल दिया और बाकी में नहीं बोला, ओके ऐसा कर दिया, तो भी एरर आएगा, क्योंकि हमने पहले जो नंबर बोल दिया ये हम मैनुअल कर दिया, ओके। नंबर बोलने का मतलब हम पोजीशनिंग को मैनुअल कर रहा हूँ, और बाकी जो ब्रेस इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब पोजीशन को ऑटोमेटिक कर रहा हूँ। ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी पाइथन इमीडिएट एरर देगा। यहाँ पर वैल्यू एरर आया, ये बोल रहा है क्या कि कैन नॉट स्विच फ्रॉम मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन टू ऑटोमेटिक फील्ड नंबरिंग, ओके। मतलब पहले जो 1 दिया यह है मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन, और बाद में जो कुछ नंबर नहीं दिया, इसका मतलब ये दोनों ऑटोमेटिक हो गया। मतलब करना चाहता हूँ, ये पाइथन ये काम नहीं कर सकता, मतलब मैनुअल से ऑटोमेटिक कन्वर्शन पाइथन नहीं कर सकता, इसीलिए ये एरर आ रहा है कि कैन नॉट स्विच फ्रॉम मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन टू ऑटोमेटिक फील्ड नंबरिंग। जो करना है एक ही करना है, मतलब अगर ऑटोमेटिक करना है तो सभी ऑटोमेटिक करना है, और अगर मैनुअल करना है तो पूरा मैनुअल करना है। हम दोनों का मिक्स नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब अगर नंबर देना है तो सभी ब्रेस में देना है, और अगर नंबर नहीं देना है तो किसी में नहीं देना है, ओके। मतलब अगर हमें ऐसा किया कि पहला ब्रेस खाली कर दिया और दूसरा ब्रेस में कोई वैल्यू दे दिया 1, तो अब भी एरर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये एरर दैट इज वो बोलेगा कि कैन नॉट स्विच फ्रॉम ऑटोमेटिक टू मैनुअल। इसको चलाता हूँ, ये चेंज हो गया, बोल रहा है कि कैन नॉट स्विच फ्रॉम ऑटोमेटिक फील्ड नंबरिंग टू मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन, क्योंकि पहले हमने खाली रखा ब्रेस को, मतलब ये ऑटोमेटिक है,
और दूसरा ब्रेस में वैल्यू दे दिया, मतलब ये मैनुअल कर दिया। ओके, तो ऑटोमेटिक से मैनुअल स्विच नहीं होगा, तो इसीलिए ये एरर। ओके, तो ठीक है, हम सभी में ही वैल्यू दूंगा। ओके, और सभी में खाली भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर तो हम ऑर्डर नहीं चेंज करूँगा, तो इसलिए हम खाली रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो पोजीशन से हमारा कोई मतलब नहीं है अभी। पोजीशन जो ऑटोमेटिक है, मतलब जो ऑर्डर नॉर्मल है बाय डिफ़ॉल्ट, पहले नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद सैलरी, इसी ऑर्डर में हम डिस्प्ले करूँगा। ओके, ऑर्डर हमको नहीं चेंज करना है। ओके, तो हम अभी जो चेंज करूँगा वो है अलाइनमेंट एंड विड्थ, यही दोनों हमको रिक्वायरमेंट है। पोजीशन को हमारा कोई काम नहीं है अभी, तो पोजीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहना देता हूँ। मतलब हमको अभी क्या देना है, विड्थ एंड अलाइनमेंट, लेकिन ये हम देख रहा हूँ कि ये कोलोन का राइट साइड में है। ओके, मतलब अगर हमने विड्थ बोलना चाहता हूँ तो एक कोलोन देना होगा। ओके, अगर कोलोन नहीं दिया तो वो समझ लेगा कि वो पोजीशन है। ओके, उसको विड्थ नहीं समझेगा। विड्थ देने के लिए हमको ये कोलोन मैंडेटरीली देना है। ओके, तो अब ये विड्थ को देता हूँ अभी। यहाँ पर विड्थ देने के लिए सभी में कोलोन बोलना होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ओके, ओके, तो अब कोलोन का राइट साइड में हम वैल्यू देता हूँ 10। ओके, और सभी के लिए 10 ही देता हूँ, बाद में हम चेंज कर सकता हूँ। ओके, और नीचे भी अलाइनमेंट तो सेम होना है, जो करना है दो रो में सेम ही करूँगा, दैट इज 10, 10 एंड 10। ये सभी कोलोन का राइट साइड में होना है। अगर कोलोन नहीं दिया तो इमीडिएटली एरर आएगा। ओके, अगर कोलोन हटा दिया, क्या समझेगा वो, ये पोजीशन समझ लेगा। लेकिन 10 ऐसा कोई इंडेक्स तो यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम इंडेक्स 3 है यहाँ पर, तो अब ये इमीडिएटली एरर देगा। ओके, वैल्यू एरर दे दिया कि कैन नॉट स्विच फ्रॉम, वही कह रहा है कि ऑटोमेटिक टू मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, मतलब ये पहला दो के लिए तो ये ऑटोमेटिक है, कोलोन का लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर हम मैनुअल कर दिया, ये पोजीशन समझ रहा है अभी। ओके, विड्थ नहीं, इसके लिए ये एरर आएगा। ओके, तो अब इसीलिए ये कोलोन यहाँ पर मैंडेटरी है। ओके, तो अब अगर इसको डिस्प्ले करूँ, ये अलाइनमेंट हमारा हो जाएगा। ओके, तो अभी ठीक नहीं हुआ क्योंकि हमने ये स्पेस ठीक तरह से नहीं दिया, तो लेकिन अभी स्पेस आ गया। तो अब देख रहा हूँ क्या ये स्पेस का मतलब क्या है। ओके, तो हम इसको समझता हूँ, इसको यहाँ पर। ओके, तो हमने दिया है विड्थ 10। तो सपोज ये हमारा मॉनिटर है, तो अब ये 10 का मतलब क्या कि वो लेफ्ट साइड से 10 स्पेस छोड़ेगा और यहाँ पर दिखाएगा नेम। ओके, यहाँ पर आएगा नेम, और इसके बाद और यहाँ पर आएगा नेम। मतलब पहला जो नेम है, हम तो वेरिएबल डिस्प्ले किया, दैट इज अजय। ओके, ये अजय आएगा यहाँ पर। तो ये जो विड्थ ये है 10 स्पेस का। ओके, ये लेफ्ट साइड से लेकर ये जो हमने बाउंड्री दिखाया, ओके, इतना स्पेस है 10 स्पेस। और हम तो सभी के लिए 10 ही दिया है, तो यहाँ पर भी 10 होगा, और इसके अंदर रहेगा, ये बाउंड्री होगा, और इसके अंदर रहेगा ये जो डिपार्टमेंट। तो अब ये अजय तो स्ट्रिंग है, इसके लिए अजय आएगा लेफ्ट साइड में। ओके, ये अजय लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पर। ओके, और डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, यहाँ पर दैट इज
डिपार्टमेंट का वैल्यू हमने से सेल्स दिया है, ओके सेल्स। और सैलरी न्यूमेरिक है, तो सैलरी आएगा राइट साइड में, ओके यहाँ पर, ओके यह है सैलरी के लिए। और सैलरी का जो वैल्यू दैट इज फॉर एग्जांपल 10,000, यह आएगा राइट साइड में, ओके। तो यही है हमारा बाउंड्री, मतलब ये भी 10 स्पेस का होगा और ये भी 10 स्पेस का होगा। मतलब यहाँ पर ऑजॉय में 4 कैरेक्टर है, तो ऑजॉय एंड सेल्स ये दोनों का बीच में कितना स्पेस रहेगा, 10-4, ओके। मतलब ये जो स्पेस रहेगा ये रहेगा 10-4, ओके, मतलब 6 स्पेस रहेगा, ओके। और यहाँ पर भी, यहाँ पर सेल्स में कितना कैरेक्टर है, दैट इज 5 कैरेक्टर है, तो यहाँ पर सेल्स एंड सैलरी दोनों में कितना स्पेस रहेगा, ये सेल्स का जो राइट साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो 10-5 मतलब 5 स्पेस रहेगा। और सैलरी में भी 5 डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये दोनों के बीच ये रहेगा 5 स्पेस, ओके। मतलब सेल्स एंड सैलरी के बीच में कितना स्पेस होगा, 5 + 5 10 होगा, ओके। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होगा 5 + 5, ओके, इक्वल टू 10। सेल्स एंड सैलरी के बीच में 10 स्पेस रहेगा, ओके। तो ऐसा करके हमको काउंट करना होगा कि दोनों फील्ड के अंदर कैसा स्पेस होगा। तो सभी फील्ड में मैक्सिमम जितना कैरेक्टर यूज़र दे सकता है वो तो हमें मालूम करना होगा, वो एश्यूम करके हम यहाँ स्पेस दूंगा, ओके। तो अब ये तो बीजॉय कुमार का तो लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा यहाँ पर राइट साइड में चला गया। इसके लिए क्या करूँगा, हम स्ट्रिंग के लिए विड्थ थोड़ा बढ़ा दूंगा, दैट इज़ 20 कर दूंगा। मतलब ये जो नेम यही प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, हम नेम के लिए ये विड्थ 20 कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये ठीक होगा, ओके। तो \t करने से जो हमको एश्यूम गेस करके करना पड़ता था, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है \t करने का जो टेक्निक, मतलब कितना \t देना ये तो हम काउंट ऐसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अगर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये नंबर बढ़ा देने से ही हो जाएगा, इंक्रीमेंट करने से ही हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करने से हमारा अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब ये जो हेडिंग, इसको भी ठीक करना है, तो हेडिंग के लिए भी हम यही करूँगा, इसी को ही फिर से कॉपी करूँगा ये दोनों का, दैट इज हम ऐसे नहीं लिखूँगा, ओके। तो यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी को कोटेशन में रखना है, और विड्थ तो एक ही होगा, और प्रिंट एस, और इसके नीचे ये जो अंडरलाइन, ओके। अब इसको चलाओ, तो अब ये ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर कि सैलरी तो स्ट्रिंग है, इसके लिए ये लेफ्ट में आ रहा है, और ये जो सैलरी का जो वैल्यू ये तो नंबर है, इसलिए ये राइट में आ रहा है, इसको हमें ठीक करना है। तो हम दो तरीके से कर सकता हूँ, आइदर ये सैलरी को हम राइट में भेज सकता हूँ और ये नंबर को लेफ्ट में भेज सकता हूँ। तो सैलरी को राइट में भेजना ही अच्छा है, क्योंकि नंबर राइट में ही रहता है जनरली, तो इसके लिए यही अच्छा है कि सैलरी को राइट में भेजना। मतलब अभी हमको क्या करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, ओके। मतलब इसका अलाइनमेंट, सैलरी का अलाइनमेंट अभी राइट करना है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हमारा जो 3 अलाइनमेंट है, दैट इज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर,
तो लेफ्ट के लिए सिंबल है लेस देन, एंड राइट के लिए सिंबल है ग्रेटर देन, एंड सेंटर के लिए सिंबल है कैरेट। तो अब हम सैलरी जो हेडिंग इसको राइट करना चाहता हूँ, तो हमको देना है ग्रेटर देन। लेकिन ये कहाँ पर देना है? ये देना है विड्थ का जस्ट पहले, ओके, लेकिन कोलन का राइट साइड में, ओके, कोलन का राइट साइड में और विड्थ का लेफ्ट साइड में, मतलब कोलन एंड विड्थ का बीच में देना है, ओके। यहाँ पर तो सैलरी को चेंज करना है, तो यहाँ पर देना है कि ये कोलन एंड ये जो 10 इसका बीच में ग्रेटर देन। सिर्फ हेडिंग के लिए करना है, ये नंबर के लिए नहीं, मतलब ये वेरिएबल के लिए नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी राइट अलाइंड ही है। हेडिंग को सिर्फ राइट करना है, ओके, इसीलिए कोलन एंड 10 के बीच में एक ग्रेटर देन होगा। और अभी अगर रन करूं तो ये परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया, ओके। तो ऐसा करके हम किसी भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले कर सकता हूँ, ओके। यही है अच्छा तरीका, ओके। तो यहाँ पर हम और भी काम कर सकता हूँ कि ये जो नंबर आ रहा है इसको कॉमा फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, और इस दोनों में ये जो फील्ड है यहाँ पर तो स्पेस है, इसको फिल भी कर सकता हूँ। तो ये कॉमा फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारा जो फॉर्मेटिंग है दैट इज विड्थ के राइट साइड में देना है कॉमा, ओके। मतलब यहाँ पर तो विड्थ ये जो वेरिएबल इसमें करना है, क्योंकि ये हेडिंग में तो हम नहीं करूँगा, ये वेरिएबल के लिए 10 के बाद एक कॉमा दे देना है, ओके, 10 के बाद एक कॉमा। और अगर इसको दिखाऊं तो ये 10, 1000 हो गया। ऐसे कॉमा फॉर्मेटिंग हम ला सकता हूँ, ओके। तो ये है कॉमा फॉर्मेटिंग, ओके। तो एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। ओके। तो अब हम ये जो वैल्यू ये तो पहले एज्यूम करके कर रहा हूँ, ये ऑजॉय सेल्स 10,000 ये सब। तो अब क्या करूँगा, ये यूज़र के पास से लूँगा, यूज़र जितने बार चाहे ये देगा, और हम एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करूँगा और डिक्शनरी को डिस्प्ले करूँगा, ओके। ये तो हम मैनुअली कर रहा हूँ, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। तो ये हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर करूँगा, तो इसीलिए हमने तो डिक्शनरी सीखा है इसको अप्लाई करने के लिए, ओके। तो ये जो फॉर्मेट हमने ये तक कर चुका है ये तो रखूँगा, इसको डिलीट नहीं करूँगा। ये नेम डिपार्टमेंट को डिलीट कर दूँगा, एक को डिलीट कर दिया और बाकी को रख दूँगा, ओके। नेम डिपार्टमेंट, नेम 1 डिपार्टमेंट 1 इसको हटा देता हूँ, हमको एक ही रखना है। और ये लूप में चलेगा, हेडिंग बाहर रहेगा, और ये बाकी ये जो वेरिएबल का पोर्शन ये लूप के अंदर चलेगा, ओके। तो हम जितना चाहे वेरिएबल को डिस्प्ले कर सकता हूँ। और ये नेम डिपार्टमेंट को यूज़र के पास से लेना है, ओके। तो अब हम लिखूँगा कि नेम इक्वल टू यूज़र के पास से लेने के लिए हम इनपुट लूँगा, फिर एंटर नेम, ओके। तो ये नेम के अंदर चला जाएगा। और डिपार्टमेंट के लिए भी हम इनपुट लूँगा, दैट इज एंटर डिपार्टमेंट। और सैलरी के लिए भी, सैलरी तो इंटीजर है तो हमको इंट में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज इनपुट ऑफ एंटर सैलरी। तो ये तीनों हम यूज़र के पास से ले लिया। और क्या करना है, अब ये डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना होगा, ओके। और ये हम डायरेक्टली दिखा भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो हम ये एक लूप के अंदर चलाऊंगा, तो हम यहाँ पर एक वाइल लूप चलाता हूँ, दैट इज वाइल ट्रू। और ये तीनों को वाइल के अंदर डाल दूंगा, ओके, ऐसा करके। और ये हेडिंग तो बाहर आएगा, ओके। तो अब क्या करूँगा कि यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ओके। तो एक डिक्शनरी बना दिया, डी इक्वल्स टू, तो इसके अंदर क्या रहेगा,
ये डी के अंदर ये नेम होगा की, ओके, ऐसा करके, और कोलन देकर नेम होगा इसका वैल्यू, और इसके बाद डिपार्टमेंट होगा की, और कोलन देकर डिपार्टमेंट होगा वैल्यू, और कॉमा देकर सैलरी होगा की, और कोलन देकर सैलरी होगा उसका वैल्यू। तो आप क्या करना है, और एक लिस्ट भी बनाना होगा, ओके, एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, और ये डिक्शनरी को हम लिस्ट के अंदर डाल दूंगा, ओके। तो ये डिक्शनरी को लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा, दैट मीन्स एल डॉट अपेंड कर दूंगा डी को, ओके। मतलब ये जब तक लूप चलेगा बार बार ये नया डिक्शनरी बनेगा, एक एक नया डिक्शनरी बनेगा, और वो हम एल के अंदर अपेंड करता जाऊंगा। मतलब ये जो लिस्ट बनेगा ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनेगा, ओके। और ये हम तो प्रिंट करूंगा बाहर में, और लूप के अंदर हम यूज़र को पूछेगा कि यूज़र फिर से एंट्री करना चाहते या नहीं। तो उसके लिए और एक वेरिएबल लेता हूँ, उससे एंस इक्वल टू, ओके, ये जो चाहे ले सकता हूँ। तो हम यूज़र को डिस्प्ले किया क्वेश्चन के डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके, एंड यस और नो, ओके। और यूज़र यस नो कुछ भी देगा। तो अगर यूज़र नो दिया तो ब्रेक कर दूंगा, दैट इज इफ आंसर इज डबल इक्वल टू नो। तो ये एन यूज़र कैपिटल स्मॉल कुछ भी दे सकता है, मतलब हमको ये केस इनसेंसिटिव करना है, ओके। तो केस इनसेंसिटिव करने के लिए हम एंस डॉट अपर कर सकता हूँ, एंस डॉट अपर डबल इक्वल टू कैपिटल एन कर दिया। मतलब यूज़र अगर अपर केस में दिया तो ये तो अपर ही रहेगा, और अगर लोअर में दिया तो भी अपर हो जाएगा, और अपर होकर कंपेयर करूंगा कि ये कैपिटल एन है या नहीं, ओके। मतलब यूज़र अपर केस लोअर केस दोनों में ही दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ये अपर करके ही चेक किया, और अगर ये नो है तो हम इससे बाहर कर दूंगा ब्रेक, ओके। और बाहर आने के बाद हमको डिस्प्ले करना है। तो क्या डिस्प्ले करना है कि ये लिस्ट को डिस्प्ले करना है, ओके। हमने तो लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो हम यहाँ पर पहले तो ये हेडिंग को दिखा दूंगा, और इसके बाद हमको चलाना है लूप। तो किसको चलाऊंगा, इस एल को, मतलब ये लिस्ट को चलाऊंगा, ये लिस्ट को हम लूप में चलाऊंगा, दैट इज फॉर आई इन एल, ओके। और इसके बाद हमको करना है कि अब ये लिस्ट क्या बन गया, एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन गया, ओके। मतलब ये लिस्ट में क्या रहेगा, लिस्ट में रहेगा ऐसा कि पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और उसके बाद ऐसा एक डिक्शनरी होगा कि पहले होगा नेम, ओके, कोलन यूज़र का जो नाम हमने दिया है से अजय, ओके, ऐसे अजय, और कॉमा देकर डिपार्टमेंट, और कोलन देकर से सेल्स है इसका वैल्यू, और कॉमा देकर सैलरी, और कोलन देकर सैलरी है इसका वैल्यू। तो ऐसा करके यूज़र जितना डेटा देगा कॉरेस्पॉन्डिंग उतना डिक्शनरी होगा यहाँ पर, ओके, ऐसा करके। और यहाँ पर भी कॉमा देकर ऐसा करके, ओके। तो ये वैल्यू चेंज होगा, तो ऐसा होता रहेगा, ओके। तो यही है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ओके। लिस्ट के अंदर ये बहुत सारे डिक्शनरी होगा, इसका वैल्यू चेंज होगा, हमने एक ही रखा है यहाँ पर। तो अब हम इस लिस्ट को लूप में इटरेट करूँगा। तो इसका मतलब पर इटरेशन में आई में क्या आएगा,
एक एक डिक्शनरी आएगा। ओके, मतलब पहला इटरेशन में ये पहला डिक्शनरी आएगा। ओके, मतलब हम सोच सकता हूँ कि आई अभी एक डिक्शनरी है। ओके, एल तो लिस्ट है, लेकिन आई क्या है? आई अभी एक डिक्शनरी है। तो इसका मतलब क्या, अब हमको ये वैल्यू को, इस डिक्शनरी को एक्सेस करना है। मतलब अभी आई अगर ये डिक्शनरी है तो क्या होगा, से आई इक्वल्स टू दिस, पहला डिक्शनरी। अब हमको ये अजॉय सेल्स एंड 12,000 इसको निकालना है। तो इसका निकालने का एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, तो ये हम बाद में दिखा रहा हूँ। तो अभी हम नॉर्मल जो हम जो प्रोसेस, इजी जो प्रोसेस समझने के लिए जो आसान, इसी को दिखाता हूँ। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो तरीका, इससे हम अजॉय सेल्स एंड 12,000 को निकालना चाहता हूँ, तो हमको यहाँ पर तो नेम डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो वेरिएबल हमने तो लूप के अंदर यूज़ किया है। ओके, ये तो ओवरराइट हो जाएगा, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकता। हमको ये डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू निकालना है। तो हमको ऐसे बोलना होगा कि पहला होगा आई ऑफ नेम। ओके, आई ऑफ की दे दिया और कॉमा देकर आई ऑफ डिपार्टमेंट और कॉमा देकर आई ऑफ सैलरी। ओके, तो पहला जो डिक्शनरी आई में आया उसका नेम डिपार्टमेंट एंड सैलरी को हमने ऐसा करके निकल सकता हूँ। ओके, और हमारा तो वीट तो हमने पहले ही दे चुका हूँ, ये तो चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं। और इसको हम प्रिंट कर दूंगा और ऐसा करके ही चलता रहेगा। ओके, इसके बाद सेकेंड इटरेशन में सेकेंड डिक्शनरी आएगा, इसका वैल्यू चेंज होगा। ओके, ये सेकेंड डिक्शनरी, और थर्ड इटरेशन में थर्ड डिक्शनरी। ओके, तो अब इसको चला के दिखाता हूँ। इंटर नेम बोल रहे हैं और दे दिया से ऑजन, डिपार्टमेंट से सेल्स एंड सैलरी से 24,000, और बोल रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, से यस। सो नो के अलावा, एन के अलावा और कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब वाई ही देना है ऐसा कुछ बात नहीं, हम ए बी सी डी कुछ भी दे सकता हूँ। ओके, ए बी सी डी कुछ भी दे सकता हूँ, तभी चलेगा ये। ओके, तो ए दे दिया तभी चल रहा है। तो बोल रहा है कि इंटर नेम हमने बोल दिया कि बी जॉय, एंड डिपार्टमेंट से फिनेंस एंड सैलरी से 32,000, और फिर से बोल रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, से यस। इंटर नेम से बोल दिया दीपक, एंड डिपार्टमेंट अकाउंट्स एंड सैलरी 45,000, डू यू वांट टू कंटिन्यू, से नो। अब ये हमारा वैल्यू को दिखा देगा, ये सारे वैल्यू को दिखा दिया। ओके, तो परफेक्ट अलाइनमेंट हुआ। अजय विजय दीपक, सेल्स फिनेंस अकाउंट्स, एंड इसका सैलरी विथ कॉमा फॉर्मेटिंग। तो ऐसे करके हम यूज़र के पास से वैल्यू लेकर इसको टेबुलर फॉर्मेट में ऐसा डिस्प्ले कर सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए हम स्ट्रिंग का फॉर्मेट ये जानना ज़रूरी है। तो फॉर्मेट टेबुलर फॉर्म में परफेक्ट अलाइनमेंट करके ये कर सकता हूँ। ओके, तो कोई डाउट है यहाँ पर? एनी डाउट और कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो अब ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट भेजा है, दैट इज आई ऑफ नेम, आई ऑफ डिपार्टमेंट, आई ऑफ सैलरी। ओके, ऐसा करने का एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं, इसका एक शॉर्टकट है। ओके, तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो है सिर्फ आई बोलने से ही हमारा काम हो जाएगा, और आई के पहले देना है 2 स्टार। ओके, तो तभी पाइथन समझ जाएगा कि आई एक डिक्शनरी है, आई तो डिक्शनरी है। और अभी पाइथन को हमें क्या बता रहा हूँ कि हमें
हम पाइथन को बोल रहा हूँ कि तुम आई के अंदर जो जो है की वैल्यू पेयर उसको एक्सपेंड कर दो। ओके, मतलब वैल्यू को, इसके अंदर जो जो वैल्यूज है उसको एक्सपेंड करो। तो लेकिन यहाँ पर और भी एक कंडीशन है, तो हमको और भी एक काम करना होगा, ऐसे ही एक्सपेंड नहीं होगा। ये जो कोलॉन जो है, कोलॉन का लेफ्ट साइड में हमको बोलना है इसका की। ओके, और यहाँ पर डिपार्टमेंट और यहाँ पर सैलरी। ओके, ऐसा बोलना होगा, मतलब की को बोलना होगा, तभी हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा जो इजी हम समझ लो वही कर सकता हूँ। ये और भी एक तरीका है, तो ये करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो अब इसको फिर से चलाता हूँ एक बार। तो नेम कर दिया ऑजर, डिपार्टमेंट से सेल्स एंड सैलरी 56,000, और डू यू वांट टू कंटिन्यू से यस, एंड नेम से प्रदीप कर दिया, और डिपार्टमेंट से फिनेंस, सैलरी 75,000, कंटिन्यू नो। तो अब भी सेम फॉर्मेट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, तो इसको कहते हैं कि डिक्शनरी अनपैकिंग। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कि डिक्शनरी अनपैकिंग। डिक्शनरी को अनपैक कर रहा हूँ, मतलब डिक्शनरी के अंदर जो है इसको पैक से निकल रहा हूँ, पैकिंग करके रखा हुआ है। ये जो नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये सब पैकिंग करके हमने डिक्शनरी के अंदर रखा था, इसको अनपैक कर रहा हूँ, मतलब पैक खुलकर उसको निकल रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए इसका नाम है डिक्शनरी अनपैकिंग। ये पाइथन ऑटोमेटिक कर देगा अगर ये डिक्शनरी का पहले 2 स्टार लगा दूँ तो। ओके, और यहाँ पर पोजीशन में डिक्शनरी का की को बोलना है। ओके, तभी हमारा काम हो जाएगा। तो ये 2 टेक्निक है, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये हम डिक्शनरी का एक प्रोग्राम देखा कि यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट के साथ। ओके, तो और भी एक प्रोग्राम देखा था डिक्शनरी के ऊपर, सेकंड जो प्रोग्राम है। ओके, तो अब जो सेकंड प्रोग्राम जो है, एक क्विज गेम दिखा था, क्विज गेम, ये छोटा सा क्विज गेम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यूज़र को सही क्वेश्चन को चूज़ करना है, और अगर सही क्वेश्चन यूज़र चूज़ किया तो उसको स्कोर होगा, स्कोर इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पर डिक्शनरी चाहिए। तो हम एक डिक्शनरी ले लेता हूँ, से क्वेश्चन। ओके, इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम कुछ भी ले सकता हूँ, से व्हेन डिड द से सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिया, तो जो चाहे वो क्वेश्चन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोलॉन देकर इसका आंसर दे दिया, तो इसका आंसर से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम 3 मल्टीपल चॉइस हम आंसर दूंगा। ओके, मतलब 3 आंसर रहेगा, तो मतलब इसका आंसर हम एक लिस्ट के अंदर दूंगा। ओके, तो ये वैल्यू है, तो डिक्शनरी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू लिस्ट भी हो सकता है। ओके, की लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि की तो म्यूटेबल है, लेकिन वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम वैल्यू एक लिस्ट लिया है, और इसके अंदर हम 3 ऑप्शन दूंगा, से 1930 एक ऑप्शन दिया, और 19 से 39, और कॉमा देकर 1935। ओके, तो ये मिडिल वाला ऑप्शन सही है। तो एनीवे हम कुछ भी ऑर्डर में रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हुआ पहला की वैल्यू पेयर, और उसका जो दूसरा होगा दैट इज कॉमा दिया है, और यहाँ पर
ये सेम फॉर्मेटिंग होगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्वेश्चन चेंज कर दिया कि यहाँ पर कि हु ओन से वर्ल्ड कप फुटबॉल से 2022। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन और यह भी लिस्ट के अंदर ही होगा। ओके, तो पहला कर दिया कि फ्रांस और सेकंड इज ब्राज़ील एंड कॉमा देकर से अर्जेंटीना। तो ये तीन ऑप्शन और कॉमा देकर नेक्स्ट होगा दैट इज थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो ये कर दिया कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी दे सकता हूँ। ओके, ऐसा। तो एक यहाँ पर भी तीन ऑप्शन होगा, दैट इज से पहला से माइकल फैराडे और इसके बाद से जॉन बेयर्ड एंड तीसरा है दैट इज जेम्स वाट। तो ये हमारा तीन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चंस को दिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर आएगा ए बी सी ऐसा नंबरिंग करके। ओके, हमने यहाँ पर तो कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन हम लोग दिखाऊंगा जब तब ए बी सी और 1 2 3 ऐसा करके दिखाना होगा। तो हम पहले इस डिक्शनरी को इटरेट करके दिखाता हूँ। दैट इज फॉर आई इन क्वेश्चन कोलन एंड प्रिंट आई कह रहा हूँ। तो आई में क्या आएगा, ये जो की आएगा। ओके ओके, अब तो वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ की आएगा। अभी दिखाता हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस को दिखा दिया। ओके, वैल्यू तो नहीं दिखा रहा, तो अभी वैल्यू को भी दिखाना है। मतलब तो ये वैल्यू नीचे में आना चाहिए। ओके, अगर कॉमा देकर ऐसा ही बोल दूँ तो ये तो एक ही लाइन पे कर देगा वो। मतलब अगर ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन ऑफ आई, ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो वो एक ही लाइन में कर देगा। ओके, सब तो एक ही लाइन में आएगा। ऐसा करने से नहीं चलेगा। पहले क्वेश्चन आएगा और उसका नीचे लाइन बाय लाइन ये आंसर को आना चाहिए। ओके, तो अब क्या करना होगा कि हम ये नहीं करूँगा, सिर्फ आई को दिखाऊंगा पर लाइन और उसका नीचे आना है हमारा लिस्ट। ओके, तो अगर हमने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि क्वेश्चन ऑफ आई, तब तो नीचे एक ही लाइन में आंसर को दिखा देगा। ओके, ऐसा बोल दिया कि हर क्वेश्चन का नीचे ऐसा करके, लेकिन ऐसा करके तो नहीं दिखाऊंगा, हमको तो हर आंसर नीचे नीचे आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए और भी एक लूप चलाना होगा। ओके, ऐसा सिर्फ प्रिंट करने से नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमको एक और लूप चलाना होगा, दैट इज फॉर जे इन। तो अब लूप किसका ऊपर चलेगा, इस आई के ऊपर। ओके, मतलब ये क्वेश्चन ऑफ आई के ऊपर, आई तो क्वेश्चन है, तो अब चलेगा जे इन क्वेश्चन ऑफ आई। क्वेश्चन ऑफ आई का मतलब ये वैल्यू है, मतलब ये लिस्ट होगा, ये लिस्ट को लूप से चलाना है। ओके, मतलब ये हम एक और एक वेरिएबल में भी रख सकता हूँ। अगर ये एज्यूम करना प्रॉब्लम है तो हम एंस इक्वल टू क्वेश्चन आई कर दिया और यहाँ पर फॉर जे इन एंस। ओके, ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब दिखाना है प्रिंट ऑफ जे। ओके,
तब ये लिस्ट का हर वैल्यू हर लाइन पे आ जाएगा। ओके, ऐसा करके हर लाइन पे ये आ गया। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा करना है, इसका पहले हमको इंडेक्स देना है, मतलब 1 2 3। तो ये कैसे कर सकता हूँ? तो ये करने के लिए एक अच्छा तरीका है, तो हम एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। एक फंक्शन है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेशन। ओके, एन्यूमरेट। ओके, तो हमको तो ये इंडेक्स चाहिए। ओके, हर लिस्ट का हर आइटम का, मतलब 0 1 2। तो हम एन्यूमरेट ऑफ आंसर को कॉल कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, ये इंडेक्स के साथ आइटम को दे देता है। मतलब 0 फ्रांस, 1 ब्राज़ील, 2 अर्जेंटीना, ऐसा करके। तो आप अगर जे को प्रिंट करूँ तो एक साथ ही दिखाएगा अभी। ओके, तो आप पहले दिखाता हूँ इसको। ये क्या कर रहा है, ये 0 1930, 1 1939, 2 1935। ओके, ऐसा करके इंडेक्स के साथ दे देगा। हमको तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा फॉर्मेट में नहीं, फॉर्मेट को अच्छा करना है। लेकिन हमको जो चाहिए था वो मिल गया। ये इंडेक्स ही हमको चाहिए था, वो हमें मिल गया। ओके, एन्यूमरेट हमको ये ऑटोमेटिक कर देता है। ओके, तो आप क्या करना है, ये सेपरेट करना है आपको, ये 0 1 2 को। ओके, ये तो टापल बना दिया। ओके, हर इटरेशन में टापल बनाकर वो दे देता है। तो अब हम इस टापल को अलग कर सकता हूँ, ये J0 और J1 करके हम इसको अलग कर सकता हूँ। ओके, पहले J0, तो हमारा इंडेक्स आ जाएगा, और कॉमा देकर एक स्पेस दे दिया, और कॉमा देकर J1। ऐसा करके हमारा आइटम अलग हो जाएगा। ओके, अब इसको चलाओ तो ये अलग हो गया। तो ऐसा भी कर सकता हूँ। तो और भी एक तरीका है, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पर J कॉमा K कर दूंगा, एक दो वेरिएबल ले लूँगा। यहाँ पर ही टपल अलग हो जाएगा। ओके, टपल का दो वैल्यू यहाँ पर ही अलग हो जाएगा। पहला वैल्यू मतलब की जो है यहाँ पर, मतलब इंडेक्स 0 1 2, ये जो इंडेक्स ये आ जाएगा कहाँ पर, J पर। और इसका जो जो वन फर्स्ट वैल्यू, ओके, मतलब ये 1930 1939 1935, ये आ जाएगा K के अंदर। और हम यहाँ पर J कॉमा K भी कर सकता हूँ, तभी चलेगा। ओके, एक ही बात है, यहाँ पर भी एक ही बात है। तो अब यहाँ पर तो 0 1 2 ऐसा नहीं करना है हमको, तो 1 2 3 करना होगा। ओके, ये तो यूज़र को समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये 0 क्या है। तो इसके लिए 1 2 3 करना ही अच्छा है। तो अब तो सिंपल हम यहाँ पर J+1 कर दूंगा, तभी हमारा एक इंक्रीमेंट करना हो जाएगा। ओके, J के साथ 1 ऐड कर दिया, तो अभी हमारा 1 2 3 हो जाएगा। ओके, और अब ये क्वेश्चन के नीचे एक अंडरलाइन कर देता हूँ, तभी और भी अच्छा लगेगा इसको। ओके, यहाँ पर एक अंडरलाइन कर दिया, तो अब हमारा फॉर्मेट थोड़ा अच्छा ही है। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये थोड़ा नीचे करना चाहिए, स्पेस देने से और भी अच्छा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने और एक प्रिंट लगा दिया, तो एक और भी गैप हो जाएगा। ओके, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के बीच में गैप हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा डिस्प्ले परफेक्ट हो गया। ऐसा करके ये क्वेश्चन एंड आंसर डिस्प्ले होगा। तो आप क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ। ओके, तो आप यूज़र एंट्री करेगा इसका जो सही आंसर, वो मतलब अभी यूज़र को पूछना है कि सही आंसर क्या है, और उसको उसके बाद हमको करेक्ट आंसर से मिलाना होगा, ओके, मैच करना होगा। तो करेक्ट आंसर तो कंप्यूटर को तो पता नहीं है, ये तो हमें पता है कि करेक्ट आंसर क्या है, कंप्यूटर को तो पता नहीं है। तो कंप्यूटर को तो पहले बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो उसके लिए हम एक और भी वेरिएबल ले रहा हूँ कि आंसर्स
इक्वल टू, तो ये भी एक डिक्शनरी होगा और यहाँ पर क्या रहेगा, जो क्वेश्चन होगा और उसका जो आंसर होगा, मतलब पहला जो क्वेश्चन यही कॉपी करना होगा एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पर चेंज नहीं करना है, जो क्या आंसर है मतलब क्वेश्चन है परफेक्ट वही को कॉपी करके यहाँ पर रखना है। ओके, चेंज करने से नहीं चलेगा। और कोलन देकर रखना है इसका जो परफेक्ट आंसर, मतलब 39 जो है, दैट इज 1939। ओके, तो ये हमारा पहला आंसर। और दूसरा जो है दैट इज इसको भी कॉपी करना होगा। ओके, और सेकेंड इज यह है, इसको भी कॉपी कर लिया और इसका जो आंसर होगा दैट इज अर्जेंटीना। ओके, इसको भी कॉपी कर लिया। ओके, और कॉमा देकर, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर होगा जॉन बेयर्ड। ओके, बस तो हमारा आंसर का जो डिक्शनरी ये रेडी हो गया। ओके, और अब यूज़र को पूछना है कि करेक्ट आंसर क्या है, और अगर आंसर सही है तो उसका स्कोर भी बढ़ाना होगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ, स्कोर इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये क्वेश्चन दिखाने के बाद हमको यूज़र से आंसर को पूछना है, तो वो भी एक हम वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पर हमसे ए एन कर लेता हूँ, ए एन इक्वल्स टू, ये इनपुट देगा यूज़र, दैट इज इनपुट। तो हर क्वेश्चन के लिए आंसर को पूछना है। ओके, मतलब ये आंसर कहाँ पर दिखाना होगा, ये क्वेश्चन जहाँ पर ये दिखा है मतलब यहाँ पर इसके नीचे आएगा। ओके, हर क्वेश्चन के नीचे। तो हम इसको अंदर कर लिया, दैट इज इनपुट एंटर योर आंसर। ओके, तो इस पर कॉलम। ओके, तो यूज़र जो आंसर देगा वो m के अंदर स्टोर होगा और ये 1 2 3 इंटीजर होगा। तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंटर योर आंसर, यहाँ पर एक ऑप्शन दे दूंगा 1 और 2 और 3। ओके, ऐसा कर लो। ओके, तो अब मतलब यूज़र 1 और 2 और 3 कुछ भी देगा वो am के अंदर स्टोर होगा। तो आप चेक करना है वो आंसर इसके साथ मैच करता है या नहीं। ओके, तो अब हम ऐसा कर सकता हूँ कि ये 1939 जो है वो भी ऐसे भी रख सकता हूँ, और भी इसको इजी करने के लिए ये 1930 का मतलब ये जो सेकंड है, ओके, सेकंड ऑप्शन मतलब 2 कर दिया, और अर्जेंटीना है 3 में तो 3 कर दिया, और जॉन बेयर्ड है 2 में और इसके लिए भी 2 कर दिया। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये 2 3 2 कर दिया। ओके, तो अब यूज़र जो दिया है ये n के अंदर है, और हम अभी ये आंसर जो डिक्शनरी इसके साथ ये मैच करना है। ओके, तो हम ये जो क्वेश्चन मतलब एंटर योर आंसर ये कहाँ पर दिखाना हो, ये दिखाना हो पहला क्वेश्चन के बाद ही। ओके, मतलब हर क्वेश्चन के बाद, मतलब अभी आई में क्या है, आई में तो क्वेश्चन ही है, उसी क्वेश्चन का आंसर यूज़र दे रहा है। ओके, मतलब आई में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का आंसर यूज़र दे रहा है। तो अब हम क्या कर सकता हूँ कि हम चेक करूँगा कि आंसर जो डिक्शनरी उसका जो की, उसका की क्या होगा, ये आई होगा। ओके, वही क्वेश्चन का तो आंसर यूज़र दे रहा है, मतलब आंसर का जो की, आंसर डिक्शनरी का उसका आई होगा क्वेश्चन। ओके, तो आप चेक करना है उसका जो रिजल्ट वो ये ए एन है या नहीं, यही चेक करना है। ओके, द आंसर्स ऑफ आई
हमको चेक करना है कि वो डबल इक्वल टू ए एन है या नहीं। ओके, तो अब हम इसको एक इफ में डाल दूंगा, इफ आंसर्स ऑफ आई डबल इक्वल टू ए एन, देन हम एक मैसेज भी दे दूंगा दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर, और स्कोर को बढ़ाना है, दैट इज स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 1। ओके, तो स्कोर भी बढ़ गया और करेक्ट आंसर दिखा दिया। और अगर ये सही नहीं है तो हम एल्स कर दूंगा कि रॉन्ग आंसर। ओके, रॉन्ग आंसर, और स्कोर तो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा करके चलता रहेगा। और अगर सब कुछ खत्म होने के बाद हम प्रिंट कर दूंगा कि क्विज ओवर, ओके, एंड योर स्कोर इज कोलन देकर कॉमा स्कोर। ओके, बस यही हमारा प्रोग्राम। तो आप देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं, और इसको चला दिया और पहला क्वेश्चन दिखाया और ये रुक गया और ये कह रहा है कि एंटर योर आंसर। तो ये तो मिडिल वाला सही है, तो हम 1 दे रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ तो ये बोलेगा रॉन्ग आंसर। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आ गया और ये बोल रहा है कि एंटर योर आंसर, तो हम ये सही कर रहा हूँ, ये 3 दे रहा हूँ, ये करेक्ट आंसर। और अब थर्ड क्वेश्चन में रुक गया, ये बोल रहा है कि एंटर योर आंसर, और ये भी हम सही दे रहा हूँ, नंबर 2, और ये करेक्ट आंसर, और क्विज ओवर एंड योर स्कोर इज 2। ओके, और फिर से चला रहा हूँ एक बार, दैट इज यहाँ पर हम सही कर रहा हूँ, दैट इज 2 दे दिया करेक्ट आंसर, और यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, 1 दे दिया रॉन्ग आंसर। यहाँ पर भी गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 1 दे दिया। तो क्विज ओवर योर स्कोर इज 1। ओके, एक ही आंसर सही किया। तो यही है हमारा छोटा सा क्विज का प्रोग्राम। ओके, एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ऐसा करके हम डिक्शनरी का प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फंक्शन। तो आप देखना है कि हम पाइथन में फंक्शंस कैसे लिख सकता हूँ। तो पहले देखना है कि फंक्शंस हमको ज़रूरत क्या है। तो फॉर एग्जांपल दैट इज रीजन ऑफ यूजिंग फंक्शन, रीजन ऑफ यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन हम क्यों यूज़ करता हूँ? तो अगर हम हमारा कंट्री का बात करूँ, ये हमारा कंट्री है, तो ये तो इंडिया है। तो इंडिया तो बहुत ही बड़ा कंट्री है, मतलब साइज़ बड़ा है। okay. तो और अगर ऐसा सोच लिया कि इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, मतलब गवर्न करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है दिल्ली में, और बाकी कोई लोग नहीं है, मतलब मिनिस्टर कोई नहीं है, मिनिस्टर एक ही है, प्राइम मिनिस्टर, वो दिल्ली में है, और बाकी तो नॉर्मल लोग तो है, और जगह सभी ठीक है। मतलब ये सपोज यूपी है, और ये ऐसा यहाँ पर बिहार, और यहाँ पर से वेस्ट बंगाल, और नीचे तमिलनाडु, ऐसा कुछ है। ओके, और यहाँ पर है गुजरात और मुंबई, ऐसा कुछ। ओके, तो आप सपोज ये सुबह में यूपी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही है कंट्रोल करने का इंडिया को, और कोई नहीं।
तो सपोज यूपी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सुबह में, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, ये यूपी में जाएगा सुबह में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिल्ली में लौट आया। और अगर दोपहर में बिहार में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर फिर से बिहार गया और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिल्ली में लौट आया। और शाम को वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम शुरू हुआ और फिर से प्राइम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिल्ली में आया। और इसके बाद फिर से तमिलनाडु में प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो ऐसा करके अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर को तो ये होल इंडिया में ट्रैवल करना पड़ेगा सारे दिन भर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक ही काम करना पड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर को, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को खुद को ये करना पड़ रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है। मतलब ये मैनेज प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेजिंग प्रॉब्लम। होल इंडिया को मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैनेज करने का और कोई लोग नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इंडिया का साइज़ बड़ा है। इसलिए अगर इंडिया का साइज़ छोटा होता, ये एक छोटा कंट्री होता, और भी छोटा बहुत कंट्री है, मतलब सपोज जमाइका और वेस्ट इंडीज़, ओके, तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है, या ऐसा कुछ स्टेट जैसा चीफ मिनिस्टर हमारे जैसा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट है, वही कंट्री को चलाता है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है इसलिए। तो और लोगों का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी अभी तक हम जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम छोटा है, इसके लिए ये हम टोटल ये फाइल के अंदर ही लिख रहा हूँ, ओके, और कोई फंक्शंस का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए कि प्रोग्राम छोटा है, प्रोग्राम का साइज़ छोटा है। लेकिन अगर प्रोग्राम का साइज़ ऐसा इंडिया जैसा बड़ा हो गया, तो ये अगर पूरा प्रोग्राम ये फाइल के अंदर डायरेक्टली लिख दिया, तो ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिखने से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इंडिया में जो किया गया कि ये जो रीजन है, इंडिया को कुछ स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसा कुछ। और हर स्टेट में एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया जो है सीएम और चीफ मिनिस्टर। तो उसी को हम फंक्शंस के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। मतलब हर चीफ मिनिस्टर है एक फंक्शन जो क्या एक ही काम करता है, हर चीफ मिनिस्टर तो एक ही काम करता है, ओके। तो लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर को करने का ज़रूरत नहीं, इसके लिए हम चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, वही उसका काम करेगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद प्राइम मिनिस्टर को इसका अपडेट देगा और रिजल्ट देगा और रिपोर्ट देगा। और रिजल्ट को देखकर प्राइम मिनिस्टर उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा फर्दर वो डिसाइड करेगा, ओके। तो ऐसा ही तो काम होता है। मतलब इंडिया को कुछ फंक्शंस में डिवाइड किया गया, यही है यहाँ पर मेन पॉइंट। तो हम हमारा पाइथन प्रोग्राम को भी कुछ फंक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। अगर प्रोग्राम बड़ा हो गया तो ये अगर हमारा पाइथन का प्रोग्राम है, तो ये भी इसका भी साइज़ अगर ऐसा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि ये मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब हमारा पाइथन प्रोग्राम को भी हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और हर पार्ट को बोलूँगा एक फंक्शन। दैट इज से पहला फंक्शन f1 और ये दूसरा फंक्शन से f2, ऐसा कुछ। और हर फंक्शन एक पर्टिकुलर काम करेगा, ओके, फिक्स्ड काम करेगा। जैसा यहाँ पर कर रहा है कि हर सीएम एक फिक्स्ड काम कर रहा है, ओके। उसका तो ज़्यादा सीएम तो उसका ज़्यादा भी नहीं करता, कम भी नहीं करता, वही काम करता है सारे दिन भर। यहाँ पर भी ये फंक्शन एक ही काम हर दिन ये करता रहेगा, ओके, जो काम करने के लिए उसको बोला गया। तो यही है फंक्शन के रिपीटेटिव काम अगर हमको करना है बार बार, तो हम उसके लिए फंक्शन कर सकता हूँ। तो हमारा मतलब मेन प्रोग्राम को मैनेज करना इसके लिए आसान हो जाएगा। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम उस फंक्शन को सर्च करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, पूरा प्रोग्राम को सर्च करने का ज़रूरत नहीं। यही है फंक्शन करने का एडवांटेज कि हम अगर किसी में प्रॉब्लम हो रहा है मेन प्रोग्राम में,
हम वही फंक्शन को सर्च करूँगा और प्रॉब्लम को जल्दी ढूंढ सकता हूँ। यही है फंक्शन करने का एडवांटेज। तो हम फंक्शंस क्यों कर रहा हूँ, अगर मेन प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया कि मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम मेन प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ जब तक कि मेन प्रोग्राम इजीली मैनेज कर सकता हूँ। दैट इज़ फॉर इजी मैनेजिंग जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको हमने आसान कर दिया। ओके, दैट इज़ हम मेकिंग मैनेज प्रॉब्लम ईजियर। ओके, मैनेज प्रॉब्लम को हमने इजी कर दिया फंक्शन से। ये होगा पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न जो है कि सपोज हमको एक प्रोग्राम में एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, तो ये भी पहला जैसे सिमिलर है। तो सपोज यहाँ पर हमको 4 लाइन बार बार लिखना पड़ रहा है। ओके, 4 लाइन्स ऑफ कोड, सेम कोड। तो ये लाइन अगर दूसरी बार यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है, सेम 4 लाइन्स ऑफ कोड, और यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है और यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है। तो अगर सेम कोड हम बार बार ऐसा करके लिखता जाऊँ तो पहले तो टाइम लग रहा है। ओके, अगर ये 1000 टाइम्स ऐसा लिखना चाहिए हमको, सेम 4 लाइन्स, तो हमको तो टाइम लग रहा है, मतलब टाइम वेस्टेज हो रहा है। और दूसरा बात यह है कि साइज बढ़ता जा रहा है, इसके साइज ऑफ द प्रोग्राम ये इंक्रीज हो रहा है कि गेटिंग बिगर। ओके, तो अगर प्रोग्राम का साइज बड़ा हो गया तो ये लोडिंग प्रॉब्लम ही होगा, मतलब मेमोरी में ये लोड करने में टाइम लगेगा। लोडिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड। ओके, तो यही है दोनों प्रॉब्लम। एक तो टाइम वेस्टेज हो रहा है, पहला तो है टाइम वेस्टेज। ओके, टाइम वेस्टेज। और दूसरी बात, प्रोग्राम का साइज बढ़ता जा रहा है और ये लोड करने में टाइम लगेगा, और ये भी तो प्रॉब्लम। हमको तो प्रोग्राम को जल्दी लोड करना है, तो लेकिन प्रोग्राम का साइज हमने बढ़ा दिया अननेसेसरली। ये तो बढ़ाने का कोई कारण भी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करूँगा, हम ये जो 4 लाइन्स ऑफ कोड ये हमें उठाकर हम एक दूसरा ब्लॉक के अंदर डाल दूँगा। ओके, एक ब्लॉक बनाऊँगा, इसके अंदर डाल दिया और इसका नाम कुछ दे दिया। ओके, सपोज ये एडिशन करने के लिए हम ये कोड लिख रहा हूँ, ये 4 लाइन्स ऑफ कोड, तो हमने इसका नाम दे दिया ऐड। ओके, और अगर प्रोग्राम में जब भी इसी 4 लाइन्स का ज़रूरत पड़े तो हम इस लाइन को नहीं लिखूँगा, हम इस ऐड ब्लॉक को कॉल कर दूँगा ऐसा करके। तभी पाइथन क्या करेगा, इस ऐड ब्लॉक को कॉल कर देगा। जहाँ पर इस कोड को चाहिए तभी हम ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इस ब्लॉक को कॉल कर दूंगा। तो पाइथन वही सेम ब्लॉक को कॉल करेगा बार बार। हम जितने बार चाहे ये ब्लॉक को कॉल कर सकता हूँ। यही है फंक्शन। इसी ब्लॉक को हम बोलता हूँ कि फंक्शन। तो इससे क्या हुआ कि प्रोग्राम का लेंथ छोटा हो गया। हम एक ही बार लिखा हूँ इसको और बार बार कॉल कर रहा हूँ इसको। यह है कॉलिंग। ओके, ये भी कॉल कर रहा हूँ और ये भी कॉल कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा नहीं, ये छोटा ही रहेगा और लोड भी फास्टर होगा और टाइम भी सेव होगा क्योंकि हमने ये एक ही बार लिखा है। ओके, तो मतलब हमको अगर सेम कोड बार बार लिखने का ज़रूरत पड़ रहा है तो हम उसको बार बार नहीं लिखूँगा, एक ही बार लिखूँगा और एक ब्लॉक के अंदर फंक्शन बनाकर स्टोर कर दूँगा। और जहाँ पर उसका ज़रूरत पड़ेगा हम उस कोड को नहीं लिखूँगा, हम उस फंक्शन को कॉल कर दूँगा, तभी हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको फंक्शन बनाना है जब सेम काम हमको बार बार करना है। ओके, तो यही है हमारा फंक्शन। तो अब देखना है कि फंक्शन हम कैसे लिख सकता हूँ पाइथन में। तो फंक्शन भी एक ब्लॉक है इसका मतलब। तो इसका पहले भी हम ब्लॉक देखा था कि इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक,
फॉर लूप, व्हाइल लूप। ओके, और ट्राई एक्सेप्ट ये भी है, हम बाद में देखूंगा क्लास। तो ये भी ब्लॉक ही था, इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक। और फंक्शन का जो बात कर रहा हूँ वो भी ब्लॉक ही है, लेकिन ये दोनों में एक फ़र्क है। ये फ़र्क क्या है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसका एक नाम है विथ ए गिवन नेम। ओके, लेकिन पहले जो ब्लॉक यूज़ किया था कि इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक फॉर लूप व्हाइल लूप, उसका कोई नाम नहीं था। ओके, ये इफ एल्स तो कीवर्ड है, ये कोई नाम नहीं है। लेकिन फंक्शन जो ब्लॉक होगा उसका एक नाम होगा। ये तो पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस कि ये जो ब्लॉक था इफ एल्स फॉर व्हाइल, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। मतलब हमने तो काउंटर तो दिया है फॉर लूप और व्हाइल लूप का, लेकिन वो काउंटर तक तो वो चलेगा कि 10 बार 20 बार जैसा कुछ, और वो होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी बार इसको स्टार्ट नहीं कर सकता मैं। ओके, ये फॉर लूप व्हाइल लूप एक बार अगर ख़त्म हो गया तो दूसरी बार इसको रीस्टार्ट नहीं कर सकता। यही तो इसका प्रॉब्लम, मतलब एक ही बार चलेगा। लेकिन फंक्शन को हम जितने बार चाहे चला सकता हूँ, मतलब उसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसका एक नाम है विथ ए गिवन नेम, और ये जो एक पर्टिकुलर काम करता है विच परफॉर्म्स ए गिवन टास्क। और जिसको हम जितने बार चाहे कॉल कर सकता हूँ, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। कॉल का मतलब यूज़ करना। ओके, हम जितने बार चाहे उसको, उस ब्लॉक को यूज़ कर सकता हूँ। यही है इसका एडवांटेज, जो हम पहले जो ब्लॉक देखा था इफ एल्स फॉर व्हाइल, उसमें नहीं कर सकता हूँ। वो एक ही बार एग्जीक्यूट होकर ये स्टॉप हो जाएगा, लेकिन फंक्शन को हम जितने बार चाहे कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो आप देखना है फंक्शन को कैसे लिखना है। ओके, तो फंक्शन का दो पार्ट होता है, मतलब दो पोर्शन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम बता दूंगा कि फंक्शन का काम क्या है। ओके, और ये एक ही बार बोलूँगा, ओनली फॉर वन टाइम। और फंक्शन कॉल में हम उसको यूज़ करूँगा। कॉल का मतलब यूजिंग द फंक्शन, या हम जितने बार चाहे कॉल कर सकता हूँ, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, डेफिनेशन हम एक ही बार लिखूंगा, लेकिन कॉल जितने बार चाहे कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो अब आप देखना है कि डेफिनेशन को हम कैसे बोलूँगा। डेफिनेशन का मतलब इसके अंदर ही बोलना है कि फंक्शन का काम क्या है। ओके, तो डेफिनेशन का जो सिंटैक्स, पहले लिखना है कि डेफ, ये कीवर्ड, और उसके बाद देना है फंक्शन का नाम, या हम जो चाहे दे सकता हूँ, ये आइडेंटिफायर है। और एक पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। पेरेंथेसिस ही इंडिकेट करता है कि ये एक फंक्शन है, और पेरेंथेसिस के अंदर हम कुछ आर्गूमेंट बोल सकते हैं, और पैरामीटर भी बोलते हैं, आर्गूमेंट और पैरामीटर अगर ज़रूरत है तो हम बताता हूँ बाद में कि आर्गूमेंट का ज़रूरत कब पड़ेगा। तो अब एक नॉर्मल फंक्शन देकर स्टार्ट करता हूँ, और इसके बाद एक कोलन देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक है। हम तो जानता हूँ कि पाइथन में ब्लॉक बताने के लिए कोलन देना ज़रूरी है। कोलन का मतलब नया ब्लॉक। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देना है बॉडी ऑफ द फंक्शन, और टास्क, और फंक्शन का काम क्या है, यही बताना है नेक्स्ट लाइन पे। ओके, और ये हो जाने के बाद हम इसका नीचे, डेफिनेशन का नीचे फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ जितने बार चाहे। तब हमको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, और ये पेरेंथेसिस देना पड़ेगा, और इसके अंदर अगर डेफिनेशन में आर्गूमेंट दिया था तो आर्गूमेंट देना पड़ेगा। ये हम बाद में देख रहा हूँ आर्गूमेंट देने का, हम इसका रूल क्या है। ओके, तो आप एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, तभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले एक
फंक्शन लिखना है कि राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले द वर्ड हेलो. ओके, डिस्प्ले हेलो. ओके, तो हेलो को डिस्प्ले करना है, तो ये तो हम पहले से ही कर चुका था, दैट इज प्रिंट हेलो. ये करने से तो हो जाएगा. तो इसके लिए तो फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है. तो हम तो एग्जाम्पल के जैसा दिखा रहा हूँ कि हमको फंक्शन कैसे लिखना है. ओके, तो मतलब ये हेलो हम ऐसे यहाँ पर नहीं लिखूँगा. हम क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा. तो फंक्शन बनाने के लिए पहले लिखना है कि डेफ. डेफ मतलब डेफिनेशन, ये कीवर्ड है. और इसके बाद लिखना है फंक्शन का नाम. तो हम जो कुछ चाहे दे सकता हूँ, उसे शो कर दिया. ये एक आइडेंटिफायर है, हम जो चाहे दे सकता हूँ. और इसके बाद देना है ब्रैकेट ओपन क्लोज पेरेंथेसिस. और इसके बाद देना है कोलॉन, मतलब एक ब्लॉक शुरू होने जा रहा है. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देना है इसका काम क्या है. तो काम क्या है कि ये हेलो को डिस्प्ले करना. तो इसके लिए तो हम जानता हूँ कि प्रिंट एंड इसके अंदर देना है हेलो. मतलब ये प्रिंट जो हमने बाहर में दे रहा था इतना दिन तक, अभी बाहर नहीं दूंगा, हम इस शो में दे दूंगा, शो के अंदर, फंक्शन के अंदर. मतलब ये काम अभी हम नहीं करेंगे, इसको करने के लिए एक दूसरा आदमी को हमने अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम है शो. तो हमारे लिए वो आदमी ये हेलो को दिखा देगा. ओके, मतलब हमारे काम के लिए एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया जो ये हेलो को दिखाएगा, जो काम हम इतना दिन तक कर रहा था. ओके, तो यही हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, एक लाइन का फंक्शन. तो इसी को बोलता हूँ कि डेफिनेशन मतलब फंक्शन का काम क्या है. दैट इज यह है डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ द फंक्शन, जॉब ऑफ द फंक्शन. ओके, तो अब इसको अगर चलाऊं तो आउटपुट क्या होगा. इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो आउटपुट क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ काम बताया, इसको करने के लिए नहीं बोला है. ओके, इस शो को हमने जस्ट डिफाइन किया है, इसको यूज नहीं किया, मतलब कॉल नहीं किया. जब तक मैं कॉल कर रहा हूँ वो कुछ नहीं करेगा. कॉल करना है तभी फंक्शन काम करेगा. ओके, तो अभी अगर प्रोग्राम को चलाऊं कोई आउटपुट नहीं होगा, नो आउटपुट, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, मतलब यूज़ नहीं किया. तो अब हमको इस फंक्शन को यूज़ करना है. तो यूज़ कहाँ पर करना है और कैसे करना है. ओके, तो यूज़ करना है इस फंक्शन डेफिनेशन का नीचे. यह है पहला कंडीशन. हम ऊपर कॉल नहीं कर सकता हूँ. तो अगर ऊपर कॉल कर दिया तो वो इमीडिएटली एरर देगा. तो हम वही देखता हूँ कि एरर कैसे दिखा रहा है. तो कॉल करने के लिए हमको लिखना होगा इस फंक्शन का नाम शो और इस पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, ये है कॉल. तो अगर ये कॉल हम ऊपर कर दिया तो इमीडिएटली वो एरर देगा. एरर दे दिया कि बोल रहा है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस शो. अगर इसको कॉल कर दिया, ये बोल रहा है कि नेम एरर, नेम शो इज नॉट डिफाइंड. ओके, क्योंकि हमने डेफिनेशन का ऊपर बोल दिया. तो ये बोलना है डेफिनेशन का नीचे. ओके ओके, तो अब ये शो को कॉल करेगा. तो क्या होगा, अब सपोज यहाँ पर है हमारा फंक्शन. ओके, तो ये शो फंक्शन हमने डिफाइन किया सपोज यहाँ पर. ओके, ये हमारा शो फंक्शन. तो जब भी हम इस शो को कॉल करूँगा, मतलब पाइथन कॉल करेगा, तो अभी पाइथन जाएगा इस फंक्शन का डेफिनेशन में, और शो के नीचे अगर कुछ लिखा वो हॉल्ट में रहेगा, मतलब रुका रहेगा. ओके, अभी वो चलेगा नहीं. तो अब ये शो के अंदर जाकर इस काम को करेगा, मतलब जो काम हमने करने के लिए बोला, मतलब ये हेलो को
मॉनिटर में दिखाएगा। और दिखाने के बाद वो यहाँ से ऑटोमेटिक लॉट होकर आएगा। कहाँ पर आएगा? जहाँ से इसको कॉल किया गया था, मतलब कॉलिंग पॉइंट में। यही है इसका कॉलिंग पॉइंट। इसको बोलता हूँ कि कॉलिंग पॉइंट। कॉलिंग पॉइंट में कंट्रोल मतलब पाइथन कॉलिंग पॉइंट में ऑटोमेटिक चलाएगा। ओके, हमको कुछ बोलना नहीं है, वही ऑटोमेटिक चलाएगा कॉलिंग पॉइंट में। और अगर इसका नीचे अगर कुछ है तो वहाँ से वो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसके लिए यहाँ पर ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और हमारा आउटपुट होगा अभी हेलो। तो आप दिखा रहा हूँ, अब हमारा आउटपुट हेलो हो गया। तो सभी बोलेगा कि इसका इतना सब करने का क्या ज़रूरत था, ये तो हम प्रिंट हेलो करने से तो ये डायरेक्टली कर ही सकता था। तो हाँ, ज़रूर कर सकता था ये, सचमुच तो ये फंक्शन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही लाइन का काम है। तो हमने तो पहले ही बोल चुका हूँ कि फंक्शन हम तभी करेंगे जब प्रोग्राम का साइज़ बड़ा होगा तो लेकिन हमको तो एक एग्जाम्पल तो दिखाना होगा, तो इसके लिए हम तो यही सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। अगर पहले ही बड़ा एग्जाम्पल दिखा दिया तो कुछ तो किसी का तो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने छोटा एग्जाम्पल लेकर ही स्टार्ट किया। तो फंक्शन लिखने के लिए हम इस डेफिनेशन के अंदर इसका काम को बोलना है और फंक्शन डेफिनेशन का नीचे इसको कॉल करना है। ओके, और अगर इसका नीचे कोई और भी स्टेटमेंट है तो ये भी कॉल कर देगा, दैट इज आफ्टर कॉल। तो पहले ये दिखाएगा हेलो और पाइथन, इसके बाद ये कॉलिंग पॉइंट में लौट आएगा और इसके बाद इस लाइन को दिखाएगा। ओके, पहले इसका काम होगा, मतलब हेलो दिखाएगा, ये काम पहले होगा। और तभी तक जितना टाइम तक ये हेलो नहीं हो कंप्लीट हो रहा है, तब तक ये आफ्टर कॉल नहीं दिखाएगा, ये रुका रहेगा। और ये हेलो कंप्लीट होने के बाद ये नंबर 7 लाइन पे आएगा और ये दिखाएगा आफ्टर कॉल, मतलब पहले हेलो उसके बाद आफ्टर कॉल। ओके, दैट मीन्स पहले हेलो उसके बाद आफ्टर कॉल। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो फंक्शंस का जस्ट कैसे काम करता है और डेफिनेशन ये बताया, और नेक्स्ट क्लास से हम इसको डिटेल्स में देखूंगा कि फंक्शंस का कैसे आर्गुमेंट देता है और रिटर्न टाइप ये सब। ओके, तो नेक्स्ट क्लास